अखाड़ा में आज शुरुआत अफगानिस्तान के पंजशीर से आ रही ब्रेकिंग न्यूज से। अमरीकी फौज की वापसी के साथ ही तालिबान ने अपना पूरा फोकस पंजशीर प्रांत के कब्जे में लगा दिया है। खबर है कि पंजशीर पर कब्जा करने के लिए तालिबान ने अपने लड़ाकों की फौज वहां भेजी थी, जिसका पंजशीर में मौजूद नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट यानी एनआरएफ के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। एनआरएफ के प्रवक्ता मोहम्मद फहीम दश्ती ने बताया कि आमने सामने की लड़ाई में उनके जवानों ने तालिबानी लड़ाकों को पीछे धकेल दिया है। एनआरएफ का दावा है कि इस लड़ाई में 7 से 8 तालिबानी लड़ाके मारे गए हैं और इतने ही घायल भी हुए हैं। एनआरएफ के प्रवक्ता के मुताबिक इस लड़ाई में उनके भी कुछ जवान घायल हुए हैं। Last night there was an attack by Taliban at the entrance of the Panjshir Valley. They may have tried to test their luck to enter Panjshir, but they were unlucky. They have lost 7 or 8 and same number wounded. Unfortunately, a couple of resistance personnel also were wounded. That's the latest news. जावेद मंसूरी हमारे साथ हैं। जावेद, मोहम्मद फहीम दश्ती ने उन सारी खबरों को खारिज किया जहां तालिबान के हवाले से ये खबरें आ रही थी कि उन्होंने पंजशीर पर कब्जा कर दिया है। ये तो कह रहे हैं कि उस वादी के एंट्रेंस पे ही उनको रोक लिया गया और रेजिस्टेंस की फौज ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। हाँ, रेजिस्टेंस के कुछ जो योद्धा हैं वो घायल हुए हैं, लेकिन तालिबान को मुंह की खानी पड़ी और पीछे हटना पड़ा। देखिए, ये इस लिहाज से भी बहुत बड़ी खबर है आनंद के अभी एनआरएफ की तरफ से ही 2 रोज पहले न्यूज 18 इंडिया के इंटरव्यू में कहा था कि तालिबान ने प्रयास नहीं किया है घुसने का और ये पहला प्रयास है जब क्लैश हुआ है एनआरएफ और तालिबान के बीच में। अगर हम एनआरएफ की बातों को माने तो ये बड़ी झड़प हुई है, बड़ी क्लैश हुई है तालिबान और एनआरएफ के बीच बीती रात, जिस पर एनआरएफ ने साफ तौर पर बयान जारी किया है और कहा है कि तालिबान जो है वो घुस ही नहीं पाए हैं पंजशीर वैली में, जिस तरह से वो लगातार कोशिश कर रहे थे। और 7 से 8 आतंकी तालिबान के मारे गए हैं और इतने ही लोग एनआरएफ के घायल हुए हैं। तो ये बड़ी पुष्टि इस बात की भी है कि जो बातचीत चल रही थी, एनआरएफ ने अभी 2 दिन पहले कहा था कि बातचीत का दौर जारी है, लेकिन इस बीच झड़प की खबरें आना भी ये बात सवाल खड़े करेगा कि क्या एनआरएफ और तालिबान के बीच जो निगोशिएशन चल रहा है उस पर ये कितना असर डालेगा। जी, क्योंकि नेगोशिएशन में एक बात ये थी कि कंसेंसस इसी बात पे बनता कि तालिबान जो है अपनी सरकार वहां सत्ता को वहां पर आजमाइश, जनता की आजमाइश के बाद वहां पर आजमाए और वहां पर काबिज करे। खुद बंदूक के दम पर नहीं, उन्हें गणतंत्र चाहिए था, गणतंत्र नहीं। ये बात जो है ये नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के मोहम्मद फहीम दश्ती ने कही थी। CNN न्यूज 18 से भी उन्होंने बात की थी और कहा था बातचीत तो चल रहा है लेकिन लड़ना है तो हम लड़ते रहेंगे। ये बात और ऐसी ही लड़ाई 90 के दशक में भी हुई थी, लेकिन उस वक्त इस फ्रंट को अहमद शाह मसूद और अमरुल्लाह सालेह जैसे उस वक्त के जो लड़ाके थे, ताजिक लड़ाके, उनको ताजिकिस्तान, रूस, भारत और कई अन्य देशों से सपोर्ट था। लेकिन अब की बार ये लोकल फाइट है, इनको फिलहाल कोई भी मदद मौजूद नहीं है। कब तक ये लड़ पाएंगे, कब तक पंजशीर की रक्षा कर पाएंगे। आज तक पंजशीर पर कोई कब्जा नहीं कर पाया। ताजिक ही रहे हैं जो वहाँ के रहने वाले हैं, ये उनके कब्जे में ही रहा है। ये बात भी सही है। जावेद, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अब अफगानिस्तान से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। CNN न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की रिपोर्ट है कि NDS यानी अफगानिस्तान की पुरानी सेना से जुड़े सभी अधिकारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और तालिबान के रेडार पर हैं। साथ ही इस पर चीन की नजर भी है, उनके हाथ भी ये डेटा लग गया है। दावा यह भी किया जा रहा है कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद सेना से जुड़े अधिकारियों को माफ करने की जो बात कही थी वो महज दिखावा है, क्योंकि कुछ रोज पहले ही तालिबान के आतंकियों ने सेना के एक अधिकारी की हत्या कर दी थी। दरअसल अफगानिस्तान की पुरानी सेना में भारत के देहरादून में मौजूद IMA से पास आउट हुए कई सारे अधिकारी हैं। यही वजह है कि ISI और तालिबान उन पर नजर बनाए हुए है। ISI इस बात पर भी नजर बनाए हुए है कि कहीं ये लोग भारत से संपर्क में तो नहीं है। IMA में ट्रेनिंग से उन्हें तकलीफ नहीं है, वो किस किस से कहां पर क्यों संपर्क में है। और 15 अगस्त को जब ये लड़ाई हुई थी अफगान फोर्सेस और तालिबान के बीच में, तो इनमें से ही कुछ लड़ाके थे जिन्होंने कई सारे तालिबानियों को मार भी गिराया था। लेकिन वो जो बात सुलह की थी, वो जो बात मॉडरेट अप्रोच की थी कि हम सबको साथ लेकर इंक्लूसिव होकर चलना चाहते हैं, वो सिर्फ महज बात ही निकली। अब सारे ट्रूप्स, US और NATO ट्रूप्स, अमेरिकी ट्रूप्स और NATO के ट्रूप्स अफगानिस्तान से बाहर क्या हुए
इनका असली चेहरा सामने निकल कर आता हुआ दिख रहा है। नीरज, भारत इसे कैसे देख रहा है? भारत सरकार की तरफ से क्या अभी कोई फिलहाल प्रतिक्रिया आई है? क्योंकि बताया जा रहा है कि सारा बायोमेट्रिक एविडेंस और डेटा जो है इसको एनडीएस के ऑफिस के अंदर आईएसआई और चीनी एमएसएस के लोग खंगाल रहे हैं। देखिए, एनडीएस के जो लोग थे आनंद, पहले से ही तालिबान और आईसिस के निशाने पर थे और आईसिस एक बार फिर से सक्रिय हो गया तालिबान के सत्ता में आने के बाद तालिबान के खिलाफ। लेकिन एनडीएस के सोल्जर के साथ दिक्कत ये थी कि वो दोनों के निशाने पे थे। दोनों संगठन एक दूसरे के भले विरोधी हैं, लेकिन एनडीएस के सोल्जर जो कि अफगानिस्तान सरकार से जुड़े हुए थे वो दोनों के निशाने पर थे। और भारत वहां लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम कर रहा था, विकास की योजनाओं में को लेकर काम कर रहा था। लेकिन अगर एनडीएस के सोल्जर को वीजा देने की स्थिति, जो लोग, जब ये अब तक डिसाइड नहीं हुआ है कि वीजा देना है कि नहीं इनको, ये इस तरह का कोई फैसला होगा तो जरूर भारत सरकार आने वाले वक्त में डिसाइड करेगी। लेकिन हाँ, ये लोग निशाने पर हैं आईसिस और तालिबान के, लेकिन भारत की भूमिका अभी आने वाले वक्त में पता चलेगी, क्योंकि भारत सरकार अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रही है। और अफगान से जुड़े लोगों का भी मानना है, जो कि विभिन्न देशों में इस वक्त रिफ्यूजी के तौर पे गए हैं, बाहर निकले हैं काबुल एयरपोर्ट से बड़ी मुश्किल से, उनका भी मानना है कि अफगानिस्तान को लेकर भारत की वेट एंड वॉच की पॉलिसी अभी बेहतर है, क्योंकि तमाम पश्चिमी देश भी अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी में है। और एक और महत्वपूर्ण बात आनंद, कल ही अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा है कि उनका जो दूतावास जो था यहाँ अफगानिस्तान में, अब वहाँ सस्पेंड है और जो भी अफगानिस्तान के मसले होंगे वो दोहा के माध्यम से वो तय करेंगे, दोहा के माध्यम से सारा काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं स्थिति क्या है। जब तक तालिबान को रिकॉग्निशन नहीं मिलता, किसी भी तरह का फैसला भारत सरकार अभी नहीं कर सकती। और तालिबान खुद अपने आप को रिकॉग्नाइज कर सकता है कि नहीं? क्योंकि तालिबान के अंदर भी कई सारे गुट हैं और तालिबान के भी कई सारे लोगों से, कई सारे देशों से और कई सारी ऐसी एंटिटीज़ हैं, जैसे आईएसआई है, रावलपिंडी का वो शूरा है जो कि वहाँ पर सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, सबको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। गौरतलब है कि शेर मोहम्मद अब्बास तानिकजाई, जिनसे मैंने बात की थी, तालिबान के शूरा के मेंबर हैं और नंबर 3 हैं तालिबान के लीडरशिप में। उन्होंने भी आज से 20-25 साल पहले आईएमए में ही ट्रेनिंग हासिल की थी। तो तालिबान में भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ देहरादून में ट्रेनिंग हासिल की थी। हाँ, पर वो वक्त और था, ये दौर अलग है। अफगानिस्तान में 20 साल तक चले अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अभियान अब खत्म हो चुका है। अब पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान ने अपना कब्जा जमा लिया है। अमेरिका के सैनिकों के जाते ही तालिबानी आतंकियों ने काबुल एयरपोर्ट के सामने काबुल एयरपोर्ट को भी अपने कब्जे में कर लिया है। लेकिन अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से दुनिया के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि तालिबान के पास अमेरिका और दूसरे देशों की बड़ी संख्या में हथियार जो है, असला, बारूद और कैश, अमेरिकी डॉलर, 100 की गड्डियां, 100 डॉलर की गड्डियां, कमरा भर भर के, इतना पैसा उनके पास है। अब तालिबान के पास इस वक्त 8,000 सेना के ट्रक, 600 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां, 200 से ज्यादा हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान मौजूद हैं। ये वो आधुनिक और घातक हथियार हैं जिससे अमेरिका ने अफगान सेना को मुहैया कराया, लेकिन जिस पर अब तालिबान चढ़ बैठा है और अपनी नई ताकत की आजमाइश कर रहा है। मतलब ये कि इस वक्त तालिबान अमेरिकी हथियारों के जखीरे पर बैठा हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की कीमत के हथियार इस वक्त तालिबान के पास मौजूद हैं। सवाल अब यह है कि इन हथियारों का तालिबान किस तरह से इस्तेमाल करेगा। एम्बेसडर पिनाक रंजन चक्रवर्ती हमारे साथ हैं, पूर्व विदेश सचिव भी रह चुके हैं। दानवीर सिंह जी, सुरक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। अब्दुल जजाई, पूर्व एमपी भी हैं अफगानिस्तान से। आप सबको मेरा नमस्ते। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि एम्बेसडर चक्रवर्ती की जिस तरह का असला बारूद अमेरिकी सेना छोड़ के गई है, अब उनका दावा है कि कई सारे प्लेन और कई सारे टैंक्स को वो डिसेबल करके गए हैं, लेकिन जिस तरह का आर्म्स एंड एम्यूनिशन अब तालिबान के पास है बहुत ही खतरनाक है।